अमेरिका और ब्रिटेन के जासूसों ने आखिरकार कौन सा डर जताया है। इन्होंने कहा कि शीतकाल के बाद ये पहला ऐसा डर है जो दुनिया के सामने आ रहा है। जानेंगे आखिरकार क्या कह रहे हैं ये। तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने अब भारत के लिए खजाना खोल दिया है और ताइवान ने जो काम किया है वो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की स्थिति को देखते हुए पश्चिम हमारी दुनिया को फिलहाल उथल पुथल की स्थिति में देखता है। रूस उनकी शांति के लिए खतरा पैदा कर रहा है। चीन और उभरती अर्थव्यवस्थाएं उनके व्यवसायों और आजीविका के लिए खतरा पैदा कर रही है। ग्लोबल साउथ उनके मूल्यों को उलटने की धमकी दे रहा है। ये समझने योग्य है कि क्योंकि पश्चिम ने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद विश्व व्यवस्था का निर्माण किया था और वे ताकत और बातचीत की शक्ति के जरिए प्रभुत्व की कोशिश जारी रखते हैं। लेकिन दूसरों के चश्मे से देखें तो ये दुनिया नहीं है। हमारी दुनिया परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। अधिक सटीक रूप से कहें तो दो परिवर्तन महत्वपूर्ण है। सहस्त्राब्दी संक्रमण की शुरुआत दुनिया के आर्थिक गुरुत्वाकर्षण केंद्र के उत्तरी अटलांटिक से हिंद प्रशांत की ओर लगातार बदलाव से हो रही है। क्योंकि भारत हिंद प्रशांत के केंद्र में स्थित है, इस बड़े बदलाव की रणनीतिक दिशा जून 2018 में सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में तय की गई थी। दूसरा बदलाव एक शताब्दी पहले 1945 के बाद अमेरिका द्वारा निर्मित वैश्विक व्यवस्था के विखंडन से पहचान पाता है। यह बदलाव हमारे लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है क्योंकि वैश्विक प्रणाली के विघटन से भारत के लिए एक अधिक अनियमित दुनिया बन जाती है। दुनिया को शांतिपूर्ण बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अक्षमता, ग्लोबल साउथ की चिंताओं के साथ मौद्रिक, वित्तीय और व्यापार नीति का प्रबंधन करने में मल्टीलेटरल संस्थानों की अनिच्छा और आउटर स्पेस, अंडर वाटर, साइबर स्पेस डोमेन के लिए इंटरनेशनल गवर्नेंस के लिए बातचीत का कोई ढांचा नहीं होना आने वाले दशक को अधिक अप्रत्याशित बनाती है। गैर पश्चिम देशों के अपने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपने हिसाब से आकार देने के अधिकार को पश्चिम अब स्वीकार नहीं कर रहा है। गैर पश्चिम देशों की अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली को अपने हिसाब से आकार देने के अधिकार को पश्चिम अब भी स्वीकार नहीं कर रहा है। हर मॉडल के लिए एक ही नियम घुसाने की वेस्ट की जिद ने ग्लोबल साउथ में कईयों को नरम तानाशाही की ओर आकर्षित होने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस बात पर एक से अधिक विचार हो सकते हैं कि क्या इस तरह का विखंडन अधिक बहुध्रुवीय दुनिया की इजाजत देता है। ये पहले से सच है कि जलवायु परिवर्तन, जल और खाद्य सुरक्षा या सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार जैसे मुद्दे अब प्रमुख शक्तियों के लिए विशेष रूप से रिजर्व नहीं है। मध्यम शक्तियों और छोटे देशों के समूहों का दृष्टिकोण मायने रखता है। 1945 के बाद से दुनिया आज पहले से अधिक बहुपक्षीय है, लेकिन अभी तक ये मजबूत द्विध्रुवीय विशेषताओं वाली बहुपक्षीय दुनिया बनी हुई है। भारत को इन वर्षों में अपने आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण कमियों के साथ आगे बढ़ना है। मल्टी अलाइनमेंट की नीति भारतीय कूटनीति का आधार है। ये उस दुनिया की यथार्थवादी समझ पर आधारित है जिसमें हम रहते हैं। इसने लगातार सरकारों को उलझे बिना साझेदारी बनाने में अनुमति दी है। इसने घरेलू लक्ष्यों की सेवा के लिए भारत के भौगोलिक, जनसांख्यिक और आर्थिक संभावनाओं का लाभ उठाया है। अगला दशक भारत की क्षमता और हमारे अनिश्चित विश्व को आगे बढ़ाने के संकल्प का इम्तिहान लेने वाला है। इस नवंबर में अमेरिका में होने वाला चुनाव शायद पिछले 50 सालों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका की भागीदारी की दिशा तय कर सकते हैं। चीन में राजनीतिक अनिश्चितताएं कम स्पष्ट हैं, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान नेता ने उम्र और कार्यकाल की सीमाओं पर सभी नियमों को समाप्त कर दिया है, जिससे अगली पीढ़ी को सत्ता का हस्तांतरण अनिश्चित और अप्रत्याशित दोनों हो गया है। अतीत में ये इतना मायने नहीं रखता था क्योंकि चीनी अर्थव्यवस्था बाकी दुनिया से अलग अब ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का 1/4 हिस्से को सहारा देती भी है। किसी भी राजनीतिक व्यवधान का भारत सहित दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा चीन और अमेरिका के बीच कंपटीशन भी बाकी दुनिया को इन दोनों में से किसी एक को इंटरनेशनल सिस्टम में द्विध्रुवीयता के प्रभाव को कम करना जरूरी है। ये सारी चीजें अब अमेरिका के जासूसी और ब्रिटेन के जासूसी समूह भी कह रहे हैं। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। दुनिया में जिस तरीके के बदलाव
बदलाव आ रहे हैं, उस बदलाव से अब अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही चिंता में पड़ गए हुए हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर उन्होंने बनाया था वो वर्ल्ड ऑर्डर अब खत्म हो रहा है और अब चीजें कोल्ड वॉर के बाद अलग दिशा में बदलती हुई दिख रही हैं। इन्होंने कहा कि रशियन इंटेलिजेंस पूरे यूरोप में परेशान करने की कोशिश कर रही है, जो कि सही नहीं है। रूस, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इन सब को लेकर इन्होंने कहा कि यहाँ पर बदलाव आ रहे हैं और इस बदलाव को नोटिस करना बहुत जरूरी है। खैर, अब यहाँ एक चीज तो दिख रहा है कि ये यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान भारत के साथ कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ताइवान ने अपना पूरा का पूरा बेस अब भारत में लगभग शिफ्ट करना शुरू भी कर दिया है। ताइवान की डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, इसने अब भारत के अंदर अपने वर्क फोर्स को आने वाले 5 सालों में 3000 करने का फैसला किया है। इसी दिशा में अब ताइवान आगे भी बढ़ रहा है। ताइवान की डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स ये भारत में बेंगलुरु में अपने एम्प्लॉइयों की संख्या 3500 से 6500 कर सकती है। एक नया R&D सेंटर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है जिसमें $500 मिलियन खर्च किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो प्लान 2015-2016 में तय किया गया था डेल्टा के द्वारा, लेकिन बाद में जो महामारी फैली, महामारी के बाद ये चीजें थोड़ी धीमी हो गई, पर अब एक बार फिर से ताइवान और भारत के बीच में साझेदारी एक अलग लेवल पर बढ़ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ताइवान भारत को सेमीकंडक्टर के मामले में भी बड़ी मदद कर रहा है। ताइवान के साथ भारत का रिश्ता उसी अंदाज में बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर भारत को आप देखेंगे तो भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में पीएम मोदी बुधवार को सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन किया। इन्होंने इसकी जानकारी खुद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके दिया। सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन होते ही एक चीज समझ में आ रहा है, ताइवान जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड TSMC, ये दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है जो दुनिया के सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर का 90% बनाती है। भारत भी वर्तमान में सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान पर निर्भर है। इसका इस्तेमाल वाहनों से लेकर कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में किया जाता है। भारत अब सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है और इसके लिए बुधवार को पीएम मोदी पहला कदम उठा रहे हैं। यहाँ देखने को मिल रहा है कि भारत 6 प्लांटों में शुरुआत कर रहा है। अदानी ग्रुप और एंड टावर सेमीकंडक्टर प्लांट, दूसरा माइक्रोन OSCT प्लांट्स, टाटा PSMC सेमीकंडक्टर प्लांट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर प्लांट, CG पावर सानंद OSLT प्लांट, कांस सेमीकॉन प्लांट। 2.36 लाख करोड़ रुपए इसमें निवेश किया जा रहा है। 11 से 13 सितंबर तक शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर विषय पर इसे आयोजित किया जा रहा है और दुनिया में इसका केंद्र बनाने की एक परिकल्पना की जा रही है भारत के द्वारा। वैसे ये भारत के लिए सबसे सही कदम माना जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।